Hello class 11. It is your chapter 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जैव वर्गीकरण। जैव वर्गीकरण मतलब जीवों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन के बारे में आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा रहा होगा, लेकिन आप क्लास 11 में इसको विस्तार रूप से पढ़ेंगे। सबसे पहले जो वर्गीकरण हुआ इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में, इस यूनिवर्स में जो भी जीव हैं उनके बंटवारे को लेकर हो। अरस्तु जब इस विज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे तो उन्होंने देखा कि तमाम प्रकार के इस पर्यावरण में घटक हैं जो जैवीय हैं और अजैवीय भी। जैवीय मतलब बायोटिक और अजैवीय मतलब एबायोटिक। तो बायोटिक और एबायोटिक दो उन्होंने घटक देखे। फिर बाद में जैवीय अध्ययन करने के लिए तमाम वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दिया, जो बाद में कार्लस लिनियस ने इसको और विस्तार रूप में बताया। विस्तार रूप में बताने के लिए कार्लस लिनियस ने इस जीव जगत को, पूरे जीव जगत को सर्वप्रथम दो भागों में बांटा। दो जगत बनाया उसका। पहला जगत प्लांटी पादप का था और दूसरा जगत जंतु जगत का। पादप जगत और जंतु जगत दो। अब आप अगर देखेंगे तो पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में अगर जैविक घटक को हम बांट पाए तो मुख्य रूप से हम दो ही भागों में बांट सकते हैं। पहला पादप या पौधे और दूसरा एनिमल, जंतु। इसके बाद पादप और जंतु में बांट लेना बहुत बुद्धिमानी नहीं था, क्योंकि पौधों में भी कई प्रकार के पौधे थे, उनमें भी और वर्गीकरण करना संभव था, क्योंकि इतना बड़ा जगत पौधे का हम आसानी से अध्ययन नहीं कर सकते थे, या जंतु का इतनी आसानी से अध्ययन नहीं कर सकते थे। इसलिए बाद में फिर R.H. व्हिटेकर आए। R.H. व्हिटेकर ने एक प्रणाली बनाई, 5 किंगडम सिस्टम या 5 जगत प्रणाली बनाई। उन्होंने 5 जगत प्रणाली में अपने बताया कि इस पूरे जगत को हम 5 जगत में बांट सकते हैं। पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, चौथा है प्लांटी और पांचवा है एनिमल। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु, 5 जगत में उन्होंने बांटा। और इस 5 जगत में फिर उन्होंने आगे भी बताया कि 5 जगत में जो लक्षण पाए जाते हैं, जो करेक्टर पाए जाते हैं, उन करेक्टर का अगर हम स्टडी करें तो 5 जगत आपस में कितने भिन्न हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया। जैसे सेल टाइप। सेल टाइप मतलब कोशिकाओं का प्रकार जो उनके अंदर पाया जाता है वो कैसा होता है। सेल टाइप मोनेरा में प्रोकैरियोट। प्रो माने बहुत पहले ही इनका विकास हो चुका था। सबसे पहले यही जीव इस पृथ्वी पर पाए गए। इसके बाद फिर प्रोटिस्टा, यूकैरियोट। यूकैरियोटिक का मतलब ये हुआ कि इनके बाद के आए। ये प्राचीनतम है, ये इसके बाद के हैं। फंजाई भी इसके बाद का है, प्लांटी भी इसके बाद का है, एनिमल में भी इसके बाद। सेल टाइप जो पाए गए वो ये बहुत ही कठिन, इसके बाद सरल हुआ और सरल, फिर सरल होते हुए
चला गया। इसके बाद है सेल वॉल। सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो पाई गई मोनेरा में वो नॉन सेलुलर, कोई संगठन नहीं था कोशिकाओं का, क्योंकि ये एक कोशिकीय थे। एक कोशिकीय मतलब यूनिसेलुलर थे। यूनिसेलुलर का मतलब होता है इनकी जो कोशिकाएं बनी हुई थी बस सिर्फ एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बनी हुई थी, दूसरी अन्य प्रकार की कोशिकाओं का इनका कोई संगठन ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, इसलिए ये नॉन सेलुलर कहलाते। इसके बाद प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में कुछ में जो है सेल वॉल पाए गए और कुछ में नहीं। सेल वॉल वह ऑर्गन होता है कोशिका का जो कोशिका को बाह्य आघातों से इसकी सुरक्षा करता है। बाह्य आघात धूल, धूप, छांव, जल या अन्य प्रकार के जो जलीय पौधे होते हैं, जल में रहते हैं, उनमें भी कंकड़, पत्थर या अन्य जीव, इन सब से जो है उनकी रक्षा करता है। इसके बाद फंजाइन में प्रेजेंट था, उपस्थित था, लेकिन विदाउट सेलुलोज। सेलुलोज की कोई भित्ति इनके अंदर नहीं पाई गई। सेल वॉल था लेकिन सेलुलोज से बनी हुई वो नहीं थी। प्लांट में उपस्थित है, सेल वॉल कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेलुलोज की पाई जाती है बनी हुई, और एनिमल में एब्सेंट मतलब नहीं होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली जो मोनेरा में थी वो एब्सेंट थी क्योंकि ये नॉन सेलुलर थे, इनका कोई कोशिकीय संगठन नहीं था, इसलिए इनमें अनुपस्थित था। प्रोटिस्टा में उपस्थित था, फंजाई में उपस्थित था, प्लांटी में भी उपस्थित, सब में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा झिल्ली या केंद्रक झिल्ली जो भी है, ये जो है उपस्थित था इन सभी में, केवल मोनेरा में नहीं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब इनका जो कोशिकीय संगठन था, कायिक संगठन जो था वो सेलुलर। मैंने पहले बताया कि ये एक कोशिकीय थे, इसलिए एक कोशिका मतलब कोशिका से कोशिका का संगठन था। ये सेल तक ही सीमित रह गए, कोशिका तक ही सीमित रह गए। प्रोटिस्टा में भी ये कोशिका तक ही सीमित रह गए। इसके बाद ये फंजाई मल्टी सेलुलर, इनमें एक प्रकार से अधिक प्रकार की कोशिकाएं मतलब कि दूसरी प्रकार की भी कोशिकाएं पाई गई। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का यह संगठन बना, इसीलिए इसको मल्टी सेलुलर कहा गया। मल्टी सेलुलर होने के साथ साथ इनमें ऊतक का निर्माण भी हुआ, लेकिन ऊतक का जो निर्माण हुआ वो लूज टिश्यू। लूज टिश्यू मतलब जो कोशिकाओं का संगठन बना भी वो बहुत दूर दूर था। ऊतक बने लेकिन उनमें लूजनेस थी। इसके बाद प्लांटी में कोशिकाओं का संगठन बन करके कई कोशिकाओं का ग्रुप मिल करके टिश्यू बनाया, फिर टिश्यू से कई टिश्यू मिल करके ऑर्गन बनाए, यहां तक पहुंचा, अंग तक। इनमें प्लांटों में अंग तक बने। इसके बाद क्योंकि आप देखते हैं पौधे के बारे में अगर हम पढ़ें तो पौधों के अंगों के बारे में हम पढ़ते हैं कि इनमें जड़ है, तना है, पत्ती है, फल है, फूल है, ये सब चीजों के बारे में सभी इनके आर्गन। अब एनिमल में सेल के बाद टिश्यू बना, टिश्यू के बाद कई ग्रुप टिश्यू, कई प्रकार के ऊतकों का समूह जो बना तो उसे ऑर्गन अंग कहा गया। अंग बनने के बाद फिर उससे कई प्रकार के अंग मिल करके अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, एक सिस्टम का, ऑर्गन सिस्टम जिसे कहते हैं। ऑर्गन सिस्टम बनता है, अंग तंत्र बनता है, फिर अंग तंत्र बनने के बाद पूरी बॉडी बन जाती है, शरीर बन जाता है। तो इस प्रकार इन सभी में जो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण की विधि, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। इसमें जो है एक कोश के ऑटोट्रॉपिक मतलब जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा, वो ऑटोट्रॉपिक कहलाते हैं। और दूसरे इसमें एक कोश के जीव कीड़े मकोड़े भी थे, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते थे, वो ऑटोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन होता था, जो ऑटोट्रॉपस थे, उनसे
जो भोजन बनता था उससे वो ग्रहण करके अपना जीवन यापन करते थे, अपने फैमिली चलाते थे। इसके बाद प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक, इसमें भी दोनों था वही चीज। इसके बाद फंजाई में हेटरोट्रॉपिक था, क्योंकि फंजाई में आप जानते हैं नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल ना पाए जाने के कारण इनमें फोटोसिंथेटिक क्रिया नहीं हो सकती है, इसलिए ये पूर्ण रूप से कंप्लीटली ये हेटरोट्रॉपस ऑटोट्रॉपस पे जो है पूर्णतया ये निर्भर थे, डिपेंड थे। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, ये किसी जीव पर रह करके अपना जीवन यापन करते हैं। ये सेप्रोफाइटिक या पैरासाइटिक होते हैं, मृतजीवी या परजीवी होते हैं। मृतजीवी मतलब मृत पदार्थों पर पाए जाने वाले जीव को हम मृतजीवी कहते हैं, और परजीवी मतलब किसी जीवित पदार्थ के ऊपर पाए जाने वाले जीव को हम पैरासाइटिक कहते हैं, परजीवी कहते हैं। इसमें प्लांट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इनमें पाया गया, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है कि पत्तियों में, तो ये पत्तियों में पाए जाने वाले क्लोरोफिल वर्णक के सहायता से प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं और अपना भोजन स्वयं ये बनाते हैं, इसलिए इनमें स्वपोषण पाया जाता है। और एनिमल में पूरी तरह से जो है ये परपोषण पाया जाता है, क्योंकि इनमें भी जो है क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए अपना भोजन ये स्वयं नहीं बना सकते हैं। इसलिए इनमें जो है मोनोन्यूट्रिशन जो है वो क्या है, होलोजोइक है और सेप्रोफाइटिक। ठीक है, इस प्रकार एनिमल में सेप्रोफाइटिक गिद्ध, चील, कौवा ये सब भी हैं, इसलिए इनको सेप्रोफाइटिक कहा गया, क्योंकि ये मृत पदार्थों का भी जो है सेवन करते हैं, इसलिए इनको सेप्रोफाइटिक में भी रखा गया। इस प्रकार ये आपका 5 किंगडम सिस्टम जो है ये थोड़ा संकुचित है, इसको संकुचित बताया गया है थोड़ा सा, लेकिन कल इसके बारे में आप बारी बारी हर एक किंगडम के बारे में आप ब्रॉडली स्टडी करेंगे। आगे आपको कल बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप लगातार ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े रहें, इसमें आपका ही फायदा है, जिससे जब स्कूल खुलेगा तो आपको पढ़ने में और भी आसानी होगी। हो सकता है इसके बाद का ही पढ़ाया जाए, इसके पहले का ना पढ़ाया जाए। कल के वीडियो में हम आपको इसके आगे पढ़ाएंगे।